तो बच्चों आज अपन जो है मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल ये वाला आर्टिकल देखेंगे। और आज जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आज मैं आपको एनर्जी और पावर वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है। चैट को प्राइवेट कर देते हैं। बेटा स्लाइड में क्या भेजूं आपको? सब कुछ तो है आपके पास। आप मेरे को एक बात बताइए सब लोग, जो आप लोगों ने चेतन सर ने आपको पढ़ाया था तो उन्होंने स्लाइड्स आपको सेंड करी थी या नहीं करी थी? स्लाइड्स है ना आपके पास? होनी चाहिए, है ना? तो स्लाइड्स होंगी आपके पास। अब जैसे मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वो वाली स्लाइड्स मैं आपको जरूर सेंड कर दूंगा। ठीक है। तो अपन जो है आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ये मैं आपको बता चुका हूं। तो मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये आर्टिकल अपन पढ़ेंगे मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स प्लस अपन पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना? तो लास्ट क्लास में देखो मैंने आप लोगों को बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है। और हम क्वेश्चन को बहुत इजी बना सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का इस्तेमाल करके। मतलब बेटा दो लूप को एक लूप में कन्वर्ट कर सकते हो आप। कितना आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पिछली क्लास का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहां पर है, ये दो लूप आपको नजर आ रहे हैं। ऊपर वाला यहां पर दिस वन, यहां पर 2 वोल्ट 2 ओम है, एक ये सेल है। नीचे भी 2 वोल्ट 2 ओम एक ये सेल है। और यहां आपको ये एक लूप ऊपर का नजर आ रहा है, एक लूप नीचे का नजर आ रहा है। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों सेल को पैरेलल में लेकर के दो लूप का एक लूप बना सकते हो। तो फाइनली दो लूप का एक लूप बन जाएगा। इस तरह से कहानी बन जाएगी। ठीक है बच्चों। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में आप क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है। एक झटके में इससे आंसर आ जाता है। वरना अगर आप यहाँ लगाते तो ऊपर के लिए केवीएल की इक्वेशन लगाते, नीचे के लिए केवीएल की इक्वेशन लगाते। ठीक है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। पेपर में कभी भी क्वेश्चन आए जिसमें बहुत सारे लूप हों, दो लूप हो, तीन लूप हो, तो सबसे पहले आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सोचिएगा कि सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया जा सकता है क्या। अब जैसे मैं आपको ना एक आध क्वेश्चन बताता हूं एक्सरसाइज में, जहां पर आप ये चीज ट्राई करेंगे। ठीक है। तो आप लिख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से कर सकते हैं और इजी बना सकते हैं। एक्सरसाइज 3 के कुछ क्वेश्चन है, कल मैंने बताया नहीं था पर आज बता देता हूं। एक्सरसाइज नंबर 3 में मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों ना, बस ये आप लिख लो कहीं पे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है। एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 3 की बता रहा हूं मैं ना। क्वेश्चन नंबर क्या क्या बोला मैंने, एक तो बोला मैंने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को भी आप इससे कर सकते हो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का इस्तेमाल करके बहुत इजी बन जाते हैं। और भी मेथड्स हैं इनको करने के, बट आप इनको आज पैरेलल कॉम्बिनेशन से ट्राई करिएगा। ठीक है। चलो बच्चों, उसके बाद अब हम आते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल सेल्स हैं, सारे के सारे सेम ईएमएफ के हैं और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस के हैं। ठीक है। उनका मिक्स बेटा ऑफलाइन में रिवीजन अभी तो चल रहा है ना रिवीजन। अब ऑफलाइन में कौन सा रिवीजन, ऑफलाइन में टेस्ट होंगे तुम्हारे, है ना? टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना। मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। ठीक है। आइडेंटिकल सेल मतलब हर सेल का ईएमएफ इक्वल है, हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल है। ठीक है। हर सेल का ईएमएफ और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम वैल्यू का है। उसको अपन ने नाम दे दिया ईएमएफ की वैल्यू को ई और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को स्मॉल आर। ठीक है। अब जरा बच्चों डायग्राम पर फोकस करना, कि डायग्राम किस तरह से आखिर समझिए इसको। ये एक सेल है ई आर,
ये दूसरा सेल है ई आर। ऐसे करते 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 लास्ट में ये एन नंबर का सेल है ई आर। ठीक है, दिस वन इज nth नंबर, सबसे लास्ट में एन नंबर का सेल। ठीक है, उसका भी ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस आर। जैसे ये ब्रांच बनी हुई है ना, ठीक एक और ब्रांच इसके नीचे है, उस ब्रांच को मैं बना देता हूं। मान लो एक ब्रांच और है यहाँ पर, ई आर, ई आर, ई आर। ठीक है, फिर एक और ब्रांच है ई आर, ई आर, ई आर, ई। ऐसे करते 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 टोटल आप जब आ रहे हो तो देयर आर टोटल एम नंबर ऑफ ब्रांचेस, एम नंबर ऑफ रोज। हर रो में एन नंबर ऑफ सेल है और कुल ऐसी एम रोज है। एम और एन ध्यान से समझना, ऐसे लाइन है, ऐसे रो है, उस रो में एन नंबर ऑफ सेल है, एन फॉर न्यू दिल्ली। ठीक है, तो न्यू दिल्ली नंबर ऑफ सेल है एक लाइन में, और ऐसी एम नंबर ऑफ लाइंस है, एम फॉर मुंबई। तो न्यू दिल्ली नंबर ऑफ सेल्स आर देयर इन वन लाइन एंड देयर आर टोटल एम मुंबई नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, ऐसे हर लाइन में अपन बोलते हैं ना, जैसे मान लो एक लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, हर लाइन में आपने 5 बच्चे बिठा दिए और ऐसी टोटल 4 लाइंस हैं। हर लाइन में 5 बच्चे बैठे हैं, 5, फिर से 5, फिर से 5, फिर से 5, तो टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 4 हो जाएंगे, 5 4 जा 20। ठीक है, ठीक उसी तरह से आप इसको बताओ, देर आर टोटल एन नंबर ऑफ सेल्स, न्यू दिल्ली नंबर ऑफ सेल्स हैं ऐसे, और टोटल एम नंबर ऑफ लाइंस हैं, तो हाउ मच इज द टोटल नंबर ऑफ सेल? कितना हो जाएगा? एम इंटू एन। यही चीज अपन ने यहाँ पर लिखी है, टोटल नंबर ऑफ सेल इज एम इंटू एन। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखो, इसका इक्विवेलेंट निकालने की हम कोशिश करते हैं। पहले तो एक लाइन का इक्विवेलेंट निकालते हैं, जैसे ये जिसको मैं रेड से सर्कल कर रहा हूं, इस पूरे का इक्विवेलेंट निकालते हैं। ये कुल एन नंबर ऑफ सेल्स हैं, हर एक का ईएमएफ ई है, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा? एन इंटू ई। और इंटरनल रेजिस्टेंस का कितना आएगा? एन आर। ये पहली वाली रो की कहानी होगी। ठीक है, अब जरा दूसरी रो पर आते हैं, जो उसके ठीक नीचे होगी, उसका भी इक्विवेलेंट कितना आएगा? एन ई और एन आर। ठीक है, ये दूसरी वाली रो। ऐसे ही तीसरी वाली रो होगी, उसका भी इक्विवेलेंट देखो कितना आएगा? एन ई और एन आर। ऐसे करते 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 लास्ट वाली, उसका भी इक्विवेलेंट कितना आएगा? एन ई और एन आर। ये एम नंबर वाली लास्ट वाली रो होगी, और आपने यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है, जो है कैपिटल आर। अभी आपका काम है इसके आगे का पार्ट बताना। हाँ जी, अब जरा इनको देखो और बताओ। पहली वाली का ईएमएफ एन ई है, रेजिस्टेंस एन आर है, दूसरी वाली का ईएमएफ एन ई है, रेजिस्टेंस एन आर है। ऐसे करते करते लास्ट वाली का भी ईएमएफ एन ई है और रेजिस्टेंस एन आर है। मतलब बेटा ये सारे के सारे आइडेंटिकल सेल्स हैं और सारे के सारे पैरेलल में लगे हुए हैं। अब पैरेलल में एक सेल का जो ईएमएफ होता है वही नेट सेल का ईएमएफ भी होता है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। सो व्हाट इज नेट ईएमएफ ऑफ दिस कंप्लीट कॉम्बिनेशन? देखो इस तीर के निशान को देखो, इस पूरे का कंप्लीट नेट ईएमएफ कितना आना चाहिए पूरे का? क्या एन ई बाय एम आएगा या एन ई ही आएगा? बोलो, एन ई बाय एम आएगा या एन ई ही रहेगा? हाँ, पूरे का नेट ईएमएफ कितना आ जाएगा? एन ई। तो मैं एक काम करता हूं, इसको डायरेक्ट पूरे की वैल्यू लिख देता हूं। ठीक है, ये तुम समझ गए। अब इसमें पूरे की वैल्यू सीधा लिख देता हूं, इसको मिटा करके। तो मैं अगर इसका कंप्लीट वैल्यू लिखूंगा तो वैल्यू विल बी एन ई।
ध्यान रखना एन ई बाय एम नहीं होगा। चलो यार, अब जरा रेजिस्टेंस की बता। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी? क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू एनआर रहेगी या एनआर बाय एम हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? एन आर बाय। ठीक है, क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं होना चाहिए। पैरेलल में बोला था बेटा, जो हर एक का होता है वही नेट का भी होता है। ठीक है ना, पिछली क्लास में बात कर ली थी अपन ने इस बारे में। सो नेट ईएमएफ इज एन ई, नेट रेजिस्टेंस विल बी एन आर बाय एम। ठीक है। अब मान लो बच्चों, यहां पर कुछ करंट यहां पर एंटर कर रहा है इस बाहर वाले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अपन लोड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। लोड रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे? कैपिटल आर को। ठीक है। नाउ आई वांट टू राइट द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस लोड रेजिस्टेंस। तो करंट की वैल्यू देखो क्या आएगी? ई इक्विवेलेंट, जो कि एन ई है, अपॉन लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू जो कि कैपिटल आर है, प्लस हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस आया है एन आर बाय। ये मैं आपसे कई बार पूछ चुका हूं कि ये वाला कैपिटल आर और ये वाला एन आर बाय एम किसमें है? ये पैरेलल में है या सीरीज में है? सीरीज में है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, ये वाला और ये वाला। ठीक है। सो फाइनली आर इक्वलेंट पूरे सर्किट का कितना आ जाएगा? कैपिटल आर प्लस एन आर बाय। ठीक है। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? एन ई अपॉन कैपिटल आर प्लस एन आर बाय total EMF upon total resistance. This is the value of current flowing in this load resistance, or you can say flowing in this circuit. क्या है वैल्यू? एन ई अपॉन आर प्लस एन आर बाय। ठीक है। अब बच्चों आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। पढ़ा है क्या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम? नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आगे पढ़ाऊंगा। नहीं पढ़ा? सर ने पढ़ाया होगा ना? चलो कोई बात नहीं, आज पढ़ेंगे उसको। उसी तरह से एक मैक्सिमम करंट वाली थ्योरम होती है। अब थ्योरम की डिटेल में जाने की अपन को आवश्यकता नहीं है, थ्योरम का रिजल्ट क्या है वो जरा सुनना। मैं चाहता हूं कि ये कैपिटल आर में ये जो करंट है ये आई मैक्सिमम वैल्यू का जाए। ठीक है, ये करंट आई मैक्सिमम वैल्यू का जाए। अब ये करंट आई मैक्सिमम वैल्यू का इस लोड रेजिस्टेंस में कब होगा? जब बच्चों नीचे के ये दोनों टर्म आपस में इक्वल हो जाए। यानी हम कैपिटल आर की वैल्यू को इस तरह से सेट करें कि कैपिटल आर कम्स आउट एन आर बाय एम। कैपिटल आर कम्स आउट एन आर बाय एम, देन वी कैन से कि ये आई की वैल्यू, इस लोड रेजिस्टेंस में जाने वाले करंट की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी। ठीक है। तो ये चीज आपको इसको रिजल्ट की तरह ध्यान रखना है कि फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर आई टू बी मैक्सिमम, कैपिटल आर मस्ट बी इक्वल टू नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। कैपिटल आर इसके बराबर हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि इस कैपिटल आर से जाने वाला करंट मैक्सिमम करंट। ठीक है, ये डिफरेंशिएट करके आता है, उसकी डिटेल में जाने की अपन को जरूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखो कि आपने बाहर जितना रेजिस्टेंस लगाया है उसकी वैल्यू को आप सर्किट के नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की जब बराबर कर देंगे तो बाहर वाले रेजिस्टेंस में करंट मैक्सिमम जाएगा। बाहर वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू सर्किट के पूरे इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। तो आप बोल सकते हो कि कैपिटल आर में करंट मैक्सिमम वैल्यू का गया होगा। ठीक है। और करंट आई को हम फाइनली फिर मैक्सिमम के वैल्यू के साथ क्या लिख सकते हैं? एन ई अपॉन टू आर। अब ये टू आर मैंने क्यों लिखा? क्योंकि एन आर बाय एम की वैल्यू इटसेल्फ किसके बराबर हो गई? आर के बराबर हो गई, कैपिटल आर के बराबर। तो आर, कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर यानी टू आर। ठीक है, तो इसका भी हम कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो भाई, तो ये चीजें थी इसमें याद रखने की। एक तो नेट ईएमएफ एन ई ही आता है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर बाय एम आता है मिक्स कॉम्बिनेशन जब बनता है, और जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आप, कैपिटल आर की वैल्यू आप एन आर बाय एम के बराबर करोगे, देन यू विल गेट मैक्सिमम करंट इन लोड रेजिस्टेंस। ठीक है।
और वो मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या होगी, एन ई बाय 2R। चलो अब जरा इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन को रीड करो बच्चों ध्यान से। 54 आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, हर एक का ईएमएफ पता है, अच्छी बात है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, ई पता है और स्मॉल आर पता है, आर कनेक्टेड सो दैट दे प्रोवाइड मैक्सिमम करंट टू अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। मतलब ये बात तो तय है कि 2 ओम आपका एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू 2 ओम दी गई है। ठीक है, फाइंड आउट नंबर ऑफ सेल्स इन अ रो एंड ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम करंट इन द 2 ओम यानी लोड रेजिस्टेंस। अच्छा क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने गिवन है बच्चों आपको, 54। 54 नंबर ऑफ सेल्स आर गिवन टू यू। अब आप मेरे को बताओ इन 54 सेल्स को हमने कैसे लगाया है, सीरीज में लगाया है या पैरेलल में लगाया, या कुछ सीरीज में होंगे कुछ पैरेलल में, क्या लगता है? सारे सीरीज में नहीं है बेटा, और सारे पैरेलल में भी नहीं है। कहां लिखा हुआ है ये? बस ये लिखा हुआ है आर कनेक्टेड, ऐसा थोड़ी लिखा है आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और साथ में क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट मतलब आपके दिमाग में खटकना चाहिए कि ये मिक्स कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, यानी कुछ सीरीज में होंगे और कुछ ऐसे पैरेलल में होंगे। तो लेट सपोज देयर आर एन नंबर ऑफ सेल्स, न्यू दिल्ली नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड देयर आर मुंबई नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो सबसे पहले तो बताओ टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना लिखेंगे, m इंटू एन, ये हम टोटल नंबर ऑफ सेल्स लिखें। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन किसके बराबर है, 54 के बराबर। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में और क्या क्या चीजें गिवन है, एक तो ईएमएफ की वैल्यू गिवन है 2 वोल्ट, एक आपको इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है कितनी, 3 ओम, और एक आपको लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है, वो कितनी है, 2 ओम है। ठीक है, चलो भाई अब जरा हम क्या निकालना है क्वेश्चन में, फाइंड आउट नंबर ऑफ सेल्स इन अ रो, मतलब एक रो में कितने सेल हैं, मतलब न्यू दिल्ली यानी एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक इक्वेशन तो आ गई एम और एन में ये। अब दूसरी इक्वेशन क्या बोल रहे हैं हम कि हम मैक्सिमम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं 2 ओम में। तो फॉर आई मैक्स, करंट मैक्सिमम के लिए क्या क्राइटेरिया बोला था मैंने, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल आर की वैल्यू किसके बराबर, एन आर बाय एम के बराबर करें। ठीक है, सो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर की वैल्यू 2, 2 मस्ट बी इक्वल टू एन, एन को तो एन की तरह रखो, आर दिया हुआ है आपको 3 बाय एम। बेटा ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है एन और एम में और दो ही वेरिएबल है, जल्दी से सॉल्व करो और एन की और एम की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ जल्दी। एम और एन में दो इक्वेशन बन गई है ना, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। एम की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, और एन की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से, ये आपकी तरफ से आना चाहिए आंसर, बोलो। 8 और 1 आ रही है, नहीं यार, ये तो दो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो यार, इतना टाइम थोड़ी लगता है। 9 और 6, कौन 9 है कौन 6 है, ये भी तो स्पेसिफाई करो। एम कितना है, m इक्वल टू 9 एंड n इक्वल टू व्हाट, 6। ठीक है, n की वैल्यू 6 होगी बेटा। ठीक, 6 9 या 54, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, और 2m इक्वल टू 3n यानी 18, n टू 3 18, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो m की वैल्यू 9 है और n की वैल्यू 6 है। अब हमें निकालना क्या था, फाइंड आउट नंबर ऑफ सेल्स इन अ रो, यानी हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो
एन की वैल्यू कितनी आ गई 6। सेकंड हमें निकालना फाइंड आउट मैक्सिमम करंट इन 2 ओम। तो करंट मैक्सिमम कितना आता है, देखो पिछले पेज पर लिखा हुआ है ये एन ई बाय 2 आर। तो करंट मैक्सिमम विल कम आउट एन ई, एन की वैल्यू कितनी है निकाल ली 6 इंटू ई की वैल्यू कितनी है दी गई है क्वेश्चन में 2 डिवाइडेड बाय 2 आर की वैल्यू कितनी है 2। तो करंट मैक्सिमम कितना आ जाएगा यहाँ से 3 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारे आंसर आ गए करंट मैक्सिमम 3 एम्पियर और एन की वैल्यू 6। ठीक, ऑल राइट। अब और कोई क्वेश्चन। 12 identical cells connected in series with some cells wrongly connected। ऐसा क्वेश्चन पिछली क्लास में करवाया था मैंने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, पिछली क्लास में कर चुके हैं स्किप। एक सेल को उल्टा लगाएंगे तो 2 का घाटा होगा, है ना, बताया था मैंने। तो ये क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब इसके बाद बेटा हमारा आता है नेक्स्ट आर्टिकल, जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी मैं आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, मैनुअली लिखूंगा मैं यहाँ पे और हम उन क्वेश्चंस के ऊपर बात करें। ठीक है, अभी मैं आपको मेजरिंग डिवाइस नहीं पढ़ा रहा हूं, पहले उससे पहले हीटिंग इफेक्ट पढ़ा। ठीक है बच्चों, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, और मैं ये आर्टिकल की पीडीएफ आज सेंड कर दूंगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ जी, देखो असल में बात क्या है कि कोई भी रेजिस्टेंस हो, जैसे सपोज वी आर हैविंग वन रेजिस्टेंस, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में मान लो बच्चों करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, तो लेट सपोज टी टाइम के लिए करंट फ्लो करता है। कितने टाइम के लिए? टी टाइम। टी टाइम के लिए अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर जाहिर सी बात है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, लेकिन रैंडम मोशन भी हो रहा होगा। मैंने बताया था भेड़ों का जो झुंड होता है उसकी तरह से मोशन होगा जब करंट फ्लो करता है। आप हेलीकॉप्टर से देखोगे पूरा झुंड आपको धीरे धीरे आगे खिसकता हुआ नजर आएगा, लेकिन आप एकदम जूम इन करके देखोगे तो आपको नजर आएगा कि यार कुछ भेड़ें हैं जो इधर उधर भी टकराती हैं, लेकिन पूरा झुंड धीरे धीरे आगे खिसकता है ना। तो इसके अंदर वो टक्कर भी हो रही है और ये आगे भी खिसक रहा है। तो टक्कर होती है ना, उसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर हीट भी जनरेट होती है। मान लो बच्चों इस वायर के अंदर जिसका रेजिस्टेंस आर है, टी टाइम के लिए करंट फ्लो करता है। तो टी टाइम के लिए अगर करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर हीट डेवलप होगी, एंड अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वो हीट कितनी आएगी, I square into R into T. T is the time, I is the current and R is its resistance. इसी हीट को अगर आप दूसरे रेस्पेक्ट में लिखना चाहो तो आप इसको दूसरे फॉर्मूले से लिख सकते हो। इसके अक्रॉस वोल्टेज को V मान लीजिए, तो I को V के रेस्पेक्ट में क्या लिख सकते हो, I इज इक्वल टू V बाय R। तो ये फॉर्मूला नया रूप ले लेगा, क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, V स्क्वायर बाय R इंटू टी। ठीक है, ये फॉर्मूला नया रूप ले लिया। और अगर आप आई आर को V लिख देते हो, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में आई आर को V लिख देते हो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है, तो आई आर को V लिख देते हो तो ये एक नया रूप ले सकता है, एक और, करंट, वोल्टेज और टाइम। हीट इज इक्वल टू आइदर आई स्क्वायर आर टी और V स्क्वायर बाय आर टी और V इंटू आई इंटू टी। टी इज द टाइम, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, नॉर्मल जो आप जानते हो वो सिंबल है। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, हीट, जो इस वायर में हीट डेवलप हो रही है। ठीक है, अब अगर बच्चों हम बात करें यहां पर पावर की, तो हीट बेसिकली बेटा एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, और पावर को कैसे लिखते हैं अपन, एनर्जी अपॉन टाइम करके लिखते हैं या वर्क अपॉन टाइम करके लिखते हैं। तो पावर अगर लिखना हो तो पावर इस वायर के अंदर सिंपली 3 तरह से लिखी जा सकती है, आइदर आई स्क्वायर आर,
और वी कैन से वी स्क्वायर बाय आर, और वी कैन से वी इंटू आर। ठीक है, अब जरा इनकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। कर रहा हूं बेटा, मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूं। हीट के लिए क्या यूनिट यूज करोगे आप? जूल। ठीक है, और इसके लिए क्या यूनिट यूज करोगे आप? वॉट। जो यूनिट्स हैं वो कभी चेंज नहीं होती, ध्यान रखना। जैसे आपने सुना होगा, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि ये कोई बल्ब अगर आप लाते हो, कोई ट्यूबलाइट लाते हो, कोई फैन लाते हो, ये इतने वाट का बल्ब है, तो वो वाट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसकी पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो अब जरा इस पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जरा हम उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस जहां पर ये पावर के डायरेक्ट फॉर्मूला यूज आपको करने हैं और आंसर निकालने हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से। सपोज आपके पास यहां पर एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है 3 ओम, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, वो है 2 एम्पियर। एक और रेजिस्टेंस है यहां पर 4 ओम, एक रेजिस्टेंस है यहां पर 1 ओम, और यहां पर है 5 ओम। ठीक है, इस तरह से आपको सर्किट गिवन है। ठीक, नाउ यू आर आस्क्ड कि आप भाई इन चारों रेजिस्टेंस की पावर कैलकुलेट करके लिखिए। पावर इन 3 ओम बताना है, फिर उसके बाद पावर इन 4 ओम बताना है, फिर उसके बाद पावर इन 1 ओम बताना है, एंड देन पावर इन 5 ओम बताना है। जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं ना, उन्हीं फॉर्मूले से बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए ये 3 फॉर्मूले पावर के हैं, ज्यादातर क्वेश्चन पावर वाले आएंगे, हीट वाले नहीं है। पावर के 3 फॉर्मूले, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर और वी इंटू आई। इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला सही है अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो आप क्या जवाब देंगे? कि फॉर्मूले तीनों ही सही हैं। अगर मुझे करंट और रेजिस्टेंस दिया जाए तो क्या यूज करेंगे? आई स्क्वायर आर यूज करेंगे। अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया जाए तो क्या यूज करेंगे? वी स्क्वायर बाय आर यूज करेंगे। और अगर आपको वोल्टेज और करंट दिया जाए और रेजिस्टेंस की पावर पूछी जाए तो आप वी इंटू आई यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले तीनों ही वैलिड है, ध्यान रखना है। ऑल राइट बच्चों, अब जरा हम ये सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है। सबसे पहले बात करेंगे पावर इन 3 ओम रेजिस्टेंस। यार 3 ओम रेजिस्टेंस ये रहा। इस 3 ओम रेजिस्टेंस के लिए जरा देखो क्या दिया गया है। इस 3 ओम रेजिस्टेंस के लिए आपको करंट दिया गया है, तो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आई स्क्वायर इंटू आर वन। तो क्या बन जाएगा ये? 2 का स्क्वायर इंटू 3, यानी इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 4 3 12, और यूनिट क्या आ जाएगी? वॉट। तो पावर इन 3 ओम रेजिस्टेंस कम्स आउट 12 वॉट। 12 वॉट इसकी पावर आ गई। नेक्स्ट 4 ओम रेजिस्टेंस की पावर निकालनी है। अब यार 4 ओम रेजिस्टेंस के लिए ना तो करंट दिया गया ना वोल्टेज दिया गया, क्या करें? 4 ओम रेजिस्टेंस नीचे वाला, ये वाला बच्चों, इसमें ना तो करंट जाता हुआ दिया ना इसका वोल्टेज दिया गया, क्या करें? अब थोड़ा सा ओम्स लॉ लगाते हैं। ऊपर का करंट कितना है? 2 एम्पियर, यानी ऊपर का अगर मैं वोल्टेज निकालूं तो ऊपर का वोल्टेज मैं लिख सकता हूं 2 3 जा 6। ये यहां से यहां तक कितना आ गया? 6 वोल्ट आ गया। और आप जानते हो अगर ऊपर 3 ओम में 6 वोल्ट है तो नीचे 4 ओम में भी कितना होगा? 6 वोल्ट होगा, क्योंकि ये पैरेलल में। बस ये दिमाग हमें लगाना है। एंड सेम वे में नीचे वाला ब्रांच, उसमें भी कितना होगा? 6 वोल्ट होगा। दे आर ऑल्सो इन पैरेलल। अब जरा बीच वाले 4 ओम की बात कर ले। 4 ओम में हम अब कौन सा फॉर्मूला फिट करेंगे? वी स्क्वायर बाय आर वाला। वी कितना हो गया? 6। 6 का स्क्वायर बाय 4, यानी 36 बाय 4, यानी कितना आ गया? ये 9 वॉट आ गया।
इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आते हैं सबसे नीचे वाली ब्रांच पर जिसमें 1 ओम है और 5 ओम है। अब 1 ओम में 5 ओम में हमें फॉर्मूला फिट करना है, क्या करें बताओ। हम एक काम करते हैं बच्चों, यहां पर करंट कैलकुलेट कर लेते हैं कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो बेटा करंट आई को अगर मैं निकाल लूं सबसे लास्ट वाली ब्रांच के लिए, तो आई को क्या लिख सकते हैं अपन, V अपॉन टोटल आर, 1 प्लस 5। टोटल रेजिस्टेंस 1 और 5 का कितना हो जाएगा, 6। सो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर। तो मैंने ये करंट की वैल्यू यहां पर लगा दी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट ही दोनों में फ्लो कर रहा होगा। तो अब मेरे लिए आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला यूज करना आसान बन गया, और मैं इसको लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर इंटू 1 यानी 1 वॉट। और 5 ओम के लिए लिख सकता हूं अगेन आई स्क्वायर इंटू आर वाले फॉर्मूले से 1 का स्क्वायर इंटू 5 यानी 5 वॉट। इस तरह से हमने चारों रेजिस्टेंस की पावर कैलकुलेट कर। अच्छा यार देखो, अगर आप लास्ट वाली ब्रांच में जिसमें 1 ओम और 5 ओम लगा हुआ है, अभी तो मैंने आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला लगाया, मैं वी स्क्वायर बाय आर वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, वोल्टेज डिवीजन रूल करके भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, पुरानी बातें याद करते हैं, कभी मैंने आपको पढ़ाया होगा ऐसा। जैसे मान लो ये 1 ओम है यहाँ पर, ये 5 ओम है यहाँ पर, ओवरऑल वोल्टेज कितना आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, 6। ये कद्दू कटेगा, दोनों में बटेगा, वोल्टेज डिवीजन डायरेक्ट रेशियो में बटता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 6 वोल्ट को 1 और 5 में यानी 1:5 में तोड़ दो। 6 एक नंबर है, उसको 1:5 में तोड़ना है, तो सीधा सीधा ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 5। जिनको नहीं पता वो वाला फॉर्मूला लगाना, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। और V2 निकालने के लिए R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। है ना, कुछ कुछ बातें याद आ रही होंगी, पढ़ाया था मैंने आपको, पढ़ाया था ना। और यही सेम चीज कैपेसिटर में भी यूज होती है, तो ये बच्चों को आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं अगर V वाले फॉर्मूले से यूज करके निकालूं, तो देखो V स्क्वायर बाय आर से भी आप निकाल सकते हो। V की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर बाय 1 यानी 1 वाट। पावर इन 5 ओम अगर लिखोगे तो V स्क्वायर बाय आर से निकाल दो। V की वैल्यू कितनी है, 5, 5 का स्क्वायर बाय 5 यानी 5 वाट। दोनों से आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना फॉर्मूले सारे वैलिड। ठीक है, अच्छा अगर आप इसको V इंटू आई से निकालना चाहो तो देखो वो भी लिख के बता देता हूं मैं। करंट तो हमने देख लिया, करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। तो बच्चों अगर आप इसको V इंटू आई वाले फॉर्मूले से लिखोगे तो पावर इन 1 ओम V इंटू आई कितना आ गया, ये V का वैल्यू 1, आई का वैल्यू भी 1, 1 1 जा 1। पावर इन 5 ओम V इंटू आई से लिखते हैं, V की वैल्यू कितनी है 5 और I की वैल्यू कितनी है 1, 5 1 जा 5। इस तरह से भी आंसर आए। ठीक है, आलोक श्रृंगी बेटा सेकंड ब्रांच करंट डिवीजन से भी कर सकते हो, जैसा आपका मन हो वैसा का। मैं तो वो वाला फॉर्मूला पिक करूंगा जो मुझे आसान लगे। कहीं पर V स्क्वायर बाय आर से काम चल जाएगा, कहीं पर आई स्क्वायर आर से चलेगा, कहीं पर V इंटू आई से चलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज है। अब चलो इस पर बेस थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। वन मोर क्वेश्चन, कि आपके पास एक रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया गया जो कि 6 ओम का है, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस दिया गया जो कि R ओम का है, यहाँ पर एक 8 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया, यहाँ एक बैटरी आपको दी गई जो कि 12 वोल्ट की है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में ये दिया गया इफ
पावर इन 6 ohm is equal to 6 watt, then find कैपिटल आर। कैपिटल आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी, ठीक है। कैपिटल आर जो है 8 ओम के ऊपर पैरेलल में लगाया हुआ है। कब? जब 6 ओम में पावर 6 वॉट हो। तो बेटा देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक बेसिक अप्रोच है और एक शॉर्टकट तरीका है चैंपियंस के लिए। तो पहले तो बेसिक अप्रोच से देखते हैं। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, मेरे को एग्जैक्ट ईयर नहीं पता, लेकिन ये आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2 में मिल सकता है, ठीक है। सो नीट में पूछा गया था ये, एक बार मैं आपको देख के बता ही देता हूँ कब पूछा गया। शायद ये 2011 में पूछा गया था, पर ये क्वेश्चन को एक्सरसाइज नंबर 1 में डाल रखा है शायद। हाँ बच्चों, तो जरा इस क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैं पहले आई स्क्वायर आर वाले फॉर्मूले से करता हूँ। मान लो बेटा मैंने यहां पर करंट मान लिया आई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पावर कितनी है? 6 ओम की, 6 वॉट। सो लेट्स राइट आई स्क्वायर इंटू आर यानी 6 इज इक्वल टू पावर यानी 6। यहां से बच्चों आई की वैल्यू निकल करके क्या आ जाएगी? 1 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है। मतलब अब इस सर्किट को आप एक नया रूप दे दो, ये 6 ओम, यहां पर करंट कितना जा रहा है? 1 एम्पियर, और इधर ये बन गया आपका 8R अपॉन 8 प्लस आर, और नीचे आपकी बैटरी है कितनी? 12 वोल्ट की, ठीक है। ये कहानी बन गई, इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया और ये कहानी बन गई। अब बेटा बात करते हैं कि यहां पर कैपिटल आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो करंट आई को हम क्या लिख सकते हैं? V बाय आर इक्वलेंट। V कितना है? 12, और आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा? 6 प्लस ये बाजू वाला रेजिस्टेंस 8R अपॉन 8 प्लस आर, और ये करंट आई की वैल्यू कितनी है? 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और क्या मिल जाएगा? कैपिटल आर मिल जाएगा। आई एम गिविंग यू द टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स, जल्दी से इसको सॉल्व करके कैपिटल आर की वैल्यू बताओ, जल्दी से। गंगाधर का आंसर आ गया, अभय प्रताप का आंसर आ गया, 2 लोगों के आंसर आए बस। बेटा कुछ भी नहीं, कुछ भी नया नहीं है यार, ओम्स लॉ है बस, और ये 3 फॉर्मूले हैं, वी स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर आर और वी इंटू आई, और कुछ भी नया नहीं है। 4, आकांक्षा कह रही है 4। हाँ, आर की वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करोगे कितनी आ जाएगी बच्चों? 24 आ जाएगी। अभी सॉल्व करके मैं नहीं बताऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक अप्रोच हुई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब मैं शॉर्टकट तरीका भी आपको बताता हूँ, है ना। शॉर्टकट तरीका जो एकदम ब्रिलियंट माइंड्स होते हैं उनके लिए। खैर आप सभी ब्रिलियंट माइंड हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर देखो बच्चों की जो टॉपर्स होते हैं, रैंक बूस्टर वाले बच्चे होते हैं ना, वो किस तरह से सोचने लग जाते हैं, वो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ। इस डायग्राम को उसके लिए एक बार फिर से बनाना पड़ेगा, बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज 6 ओम, ऊपर लगा हुआ है यहाँ पर आर, यहाँ लगा हुआ है 8 ओम, एंड दिस इज 12 वोल्ट। ऐसा कुछ है, ठीक है। और आपको पावर इन 6 ओम कितना दिया गया है? 6 वॉट दिया गया है। अब देखो भाई, इसको अगर मैं सॉल्व करूं थोड़ा सा और शॉर्टकट मेथड से,
लेट सपोज यहां पर वोल्टेज कुछ आ गया, सो आई कैन से कि V स्क्वायर बाय 6 की वैल्यू 6 वॉट होगी। V स्क्वायर बाय R पावर का फॉर्मूला, वो वाला लगा दिया, आई वाला नहीं लगा, V वाला लगा दिया। तो यहां से V स्क्वायर कम्स आउट 36, V कम्स आउट 6 वोल्ट। तो बेटा ये V की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ गई, 6 वोल्ट आ गई। तो इसको मैं 6 लिख देता हूं। ठीक है, अब आप जानते हो ये कद्दू कटेगा और दोनों में बटेगा। दो कौन कौन, एक तो ये 6 ओम हो गया और एक ये वाला हो गया। इसको आप इक्विवेलेंट करके लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा, 8R अपॉन 8 प्लस R। चलो बच्चों जरा मेरे को एक चीज बताना, ध्यान से देख के। टोटल बैटरी 12 वोल्ट की है, 6 वोल्ट अगर इधर आ गया तो इधर बचे हुए में कितना आएगा, 12 वोल्ट में से 6 वोल्ट इधर आ गया तो बचे हुए में कितना आएगा, क्या बचे हुए में 6 वोल्ट ही आएगा, हाँ बचे हुए में 6 वोल्ट ही आएगा। तो बचे हुए में 6 वोल्ट आ रहा है। अरे जो 6 वोल्ट पहले वाले में है वही 6 वोल्ट दूसरे वाले में, कद्दू कट रहा है और दोनों में बराबर बट रहा है। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर इधर वाला 6 है तो इस वाले की वैल्यू भी इक्विवेलेंट कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स आई कैन से कि 8R अपॉन 8 प्लस R, जो बाजू वाला रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू भी किसके बराबर होनी चाहिए, 6 के बराबर होनी चाहिए। ये कद्दू कट रहा है और दोनों में बराबर बट रहा है ना, इसका मतलब जो पहले वाला रेजिस्टेंस है सेम वही वैल्यू दूसरे वाले रेजिस्टेंस को भी लेनी चाहिए, तभी बराबर बराबर बंटवारा हो। बस एक लाइन में आंसर आ गया। बस अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू यहां से भी कितनी आ जाएगी, 24 ओम आ जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट अब मैं बात कर रहा हूं पावर में कैसे कंपैरिजन किया जाता है, सीरीज में हो और जब पैरेलल में हो। फर्स्ट, if resistances are in series, मतलब करंट इनमें क्या होगा, सेम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों मैं आपके सामने एक छोटा सा ये बना रहा हूं, एक ये रेजिस्टेंस R है, एक ये रेजिस्टेंस 2R है और एक ये रेजिस्टेंस आपके सामने 5R है। ठीक है, ये तो पता लग रहा है तीनों के तीनों रेजिस्टेंस किसमें लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, और इसमें करंट जा रहा है I। अब एक बात बताओ यार तुम लोग, जो करंट R में है, जो करंट 2R में, जो करंट 5R में, या तीनों में करंट अलग अलग आएगा या सेम आएगा, टेल मी। तीनों में करंट अलग आएगा या सेम आएगा, सेम आएगा। मैं पावर कंपैरिजन करने के लिए 3 फॉर्मूले जानता हूं, तीनों में से कौन सा वाला फॉर्मूला उठाऊंगा, क्या मैं V स्क्वायर बाय R उठाऊं, क्या मैं V इंटू आई उठाऊं, या मैं I स्क्वायर R उठाऊं, कौन सा वाला फॉर्मूला पिक करना सही रहेगा। भाई ये तो हमें समझ में आता है कि अगर कोई एक चीज सेम हो जाए तो वो वाला फॉर्मूला उठा सकते हैं। तो पावर के 3 फॉर्मूले, V स्क्वायर बाय R, V तो अलग अलग हो जाएगा तीनों में, I स्क्वायर R और V इंटू आई, तो I स्क्वायर R वाला फॉर्मूला उठा सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए। तो आई कैन से पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, बट सिंस I इज सेम, दैट मीन्स पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेजिस्टेंस। कहने का मतलब जो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा वैल्यू का होगा उसमें पावर सबसे ज्यादा आएगी, सबसे ज्यादा कंज्यूम होगी। ठीक है, सो वी कैन से सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी, यहां पर पावर ऑफ 5R इज मोर देन पावर ऑफ 2R एंड इज मोर देन पावर ऑफ R। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू सबसे ज्यादा, पावर उसमें सबसे ज्यादा। कब, जब सारे के सारे लगे हुए किसमें,
सीरीज में। ठीक है, चलो अब जरा हम सेकंड बात कर लेते हैं, इफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों यही तीनों रेजिस्टेंस को मैं ऐसे जोड़ देता हूं, ये आर हो गया, इधर आपका 2R हो गया, और इधर आपका 5R हो गया। ठीक है, और इनको आपने इस तरह से एक बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी का वोल्टेज V है। हाँ जी, अब ये चीज आपको चमकनी चाहिए कि तीनों के अंदर V सेम रहेगा। V सेम रहेगा तो आपको फॉर्मूला भी चमक जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है पावर कंपैरिजन करने के लिए। अब आप फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो करेंगे V²/R वाला। तो फॉर्मूला यूज किया V²/R। अब ये तो आप जानते हो कि V इज सेम, दैट मीन्स पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जब सीरीज में लगे हुए थे तब पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ रही थी, जब पैरेलल में लगे हुए हैं तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ जाएगी। मतलब ये बताओ सबसे ज्यादा पावर किस में आएगी? अब सबसे ज्यादा पावर आएगी R में, जो कि सबसे छोटी वैल्यू का है। उसके बाद पावर आएगी 2R में, जो मीडियम वैल्यू का है, और सबसे कम पावर आएगी 5R में, जो सबसे ज्यादा वैल्यू का है। इस तरह से बेटा आपको कंपैरिजन करना है। अब मैं आपको कंपैरिजन जो करना है ना, उसके आधार पर बता रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 80 और क्वेश्चन नंबर 84, ये तीनों क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1 की। 79, 80 एंड 84। ठीक है, इनमें पावर कंपैरिजन करना है। ठीक है, इस आधार पर ये कंपैरिजन होगा। सीरीज में क्या यूज करना है? I²R, यानी पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। पैरेलल में क्या यूज करना है? V²/R, यानी पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। बहुत ही सिंपल है। चलो अब नेक्स्ट मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ा रहा हूं, पावर ट्रांसफर्ड बाय सेल टू लोड रेजिस्टेंस। एक तो सेल होगा इसमें और एक लोड रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो पावर ट्रांसफर्ड बाय सेल टू लोड रेजिस्टेंस की हम यहां पर बात करने वाले हैं कि एक सेल किसी लोड रेजिस्टेंस को कितनी पावर किस तरह से सप्लाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, ये एक सेल मैंने बना लिया जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। इसके साथ में मैंने एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जो कि एक वेरिएबल वैल्यू का है। अच्छा, वेरिएबल वैल्यू के लिए आपको पता होना चाहिए कि अपन रियोस्टेट का सिंबल बनाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये वेरिएबल वैल्यू है लोड रेजिस्टेंस की, ये L लोड वर्ड के लिए लगा है। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पावर इन दिस लोड रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले अपन करंट निकाल लें। करंट I को निकालने के लिए I इज इक्वल टू E अपॉन नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। इसमें करंट I फ्लो कर रहा है इस प्रकार। ठीक है, तो करंट I की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? E अपॉन नेट रेजिस्टेंस विच इज R प्लस RL। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट I। ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पावर इन लोड रेजिस्टेंस। पावर कितनी हो जाएगी? I² इंटू RL। I की वैल्यू कितनी है? E अपॉन R प्लस RL का स्क्वायर इंटू RL। दिस इज द पावर ट्रांसफर्ड टू लोड रेजिस्टेंस बाय द सेल। इतनी पावर इस लोड रेजिस्टेंस के पास आ रही है। ठीक है, इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप कम ज्यादा करोगे, मतलब ये रियोस्टेट है, ये एरो यहां पर रियोस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। रियोस्टेट मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत तो तुमने पढ़ा होगा,
फिक्स रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस या वेरिएबल रेजिस्टेंस? वेरिएबल है ना। ये बेटा 10th क्लास में पढ़ लेते हैं, है ना, कि ऐसा सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसको चेंज करना है अपन को, और चेंज करने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लोड रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू दी जाए सच दैट पावर ट्रांसफर टू लोड रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम। सवाल समझना, लोड रेजिस्टेंस को आप एक्स मान लो, है ना, उस एक्स की क्या वैल्यू लें ताकि ये पूरे लाल डब्बे वाला एक्सप्रेशन मैक्सिमम आ जाए। क्या करेंगे इसके लिए, अप्रोच बताओ, मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा हूं। लोड रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू ली जाए, एक्स की क्या वैल्यू ली जाए ताकि ये लाल डब्बा अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर सके। करना क्या होता है इसके लिए, मैक्सिमम मिनिमम वाला फंडा लगा, मतलब आपको बताओ किसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करना है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। अरे यार मैक्सिमम मिनिमम 11वीं क्लास से पढ़ा है ना, पावर का एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने, और उस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू चाहता हूं, तो उस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे प्राप्त हो सकती है, जब मैं उसको डिफरेंशिएट करके किसके बराबर कर दूं, 0 के बराबर कर दूं। यानी आई विल बी डूइंग डिफरेंशिएशन ऑफ पावर with respect to variable resistance and put this value equal to 0। मतलब इस लाल डब्बे को आप डिफरेंशिएट करोगे बच्चों आर एल के रेस्पेक्ट में, लोड रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, देन यू विल गेट वैल्यू 0, और जिस वैल्यू पर ये 0 आ रहा है वहां पर आपको मैक्सिमम मिल जाए। और मैं आपको सीधे वो वैल्यू बता देता हूं कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस की जब बराबर आएगी फॉर पी मैक्स, तब पावर मैक्सिमम आ जाएगी। और मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या लिखेंगे, इस आर एल की वैल्यू को कैपिटल स्मॉल आर के बराबर लिख देना, यहां पर भी और यहां पर भी। तो जब आप लिखोगे तो इट विल कम आउट ई स्क्वायर बाय 4r, ये मैक्सिमम पावर होगी। ठीक है, पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए लोड रेजिस्टेंस जो कि एक वेरिएबल वैल्यू थी, उसकी वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, तब आप बोल सकते हो कि लोड रेजिस्टेंस में पावर मैक्सिमम आएगी। और मैक्सिमम पावर आएगी कितनी, ई स्क्वायर अपॉन 4r के बराबर। ठीक है, चलो अब जरा आप लोग ना मॉड्यूल निकालो अपना, मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अपन करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 87। एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 87 को करते हैं। ठीक है, और मैं आज के सारे नोट्स वगैरह ना आपको सेंड कर दूंगा। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस आर, पावर कंजम्पशन इन कैपिटल आर इज आर गिवन, then which of the following values are not possible? For V, this is 1 ohm and this is load resistance capital R। ठीक है, इस कैपिटल आर में कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा है। चलो प्यारे बच्चों, मेरे को सिर्फ एक चीज बता दो, इस कैपिटल आर में मैक्सिमम पावर जब आएगी तो कैपिटल आर की किस वैल्यू पर है? मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हो तुम लोग? हाँ, कुछ ही लोगों का आंसर आ रहा है, फिर से सुनो ध्यान से।
कैपिटल आर में मैक्सिमम पावर आएगी तो कैपिटल आर की किस वैल्यू के लिए आएगी? 1 ओम के लिए आ जाएगी। वेरी गुड। फॉर पी मैक्स कैपिटल आर हैज टू बी इक्वल टू 1 ओम। चलो भाई, अब ये बताओ कि पी मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम पावर आएगी कितनी? 1 ओम पर तो आएगी, पर आएगी कितनी ये भी तो बताना है। तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा था, ये वाला। कैपिटल आर की जगह आप यहाँ स्मॉल आर रख दो, तो पी मैक्स कम्स आउट ई स्क्वायर बाय 4r। ई की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू आर की वैल्यू 1, यानी कितनी आ गई? 4 वॉट। तो प्यारे बच्चों, पी मैक्स वैल्यू आती है 4 वॉट, यानी मैक्सिमम पावर 4 वॉट है। मैक्सिमम है ये, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब आंसर बताओ इसमें 87 में। पहला ए 2 वॉट हो सकता है या नहीं हो सकता? 2 वॉट हो सकता है, ठीक है। 5 वॉट, 5 वॉट नहीं हो सकता भाई, क्योंकि मैक्सिमम ही 4 वॉट। 8 वॉट नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम ही 4 वॉट है। 4 वॉट हो सकता है। तो आपका कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है? बी एंड सी वाली है। बी एंड सी वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलो अपन इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बी एंड सी। इसी के ऊपर वाले से ऊपर वाला 85 नंबर का क्वेश्चन। Two cells, each of EMF E and internal resistance small r are connected in parallel across the resistance capital R. The power dissipated in resistor is maximum if. चलो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 85। तुम लोग ना नेक्स्ट क्लास से अपने मॉडल साथ में लेके बैठना, जिसके पास अभी नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, अब क्या आप लोगों को मॉडल की हार्ड कॉपी मिल चुकी है ऐसी, या अभी भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो? नेट उस पे देख के, पीडीएफ देख के मिल चुकी है ना? वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्लास से सब पास में लेके बैठे। चलो क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। टू सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए रेजिस्टेंस कैपिटल आर। दो सेल हैं, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, आर कनेक्टेड इन पैरेलल like this across a resistor capital R. ये लोड रेजिस्टेंस आप मान लो। द पावर डेसिपेट इन द रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम। तो एक काम करते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। ये दोनों सेल बेटा पैरेलल में नजर आ रहे हैं, तो ईएमएफ तो ई ही रहेगा, ये आप जानते हो अच्छे से। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? R/2। ये लोड रेजिस्टेंस है। अब जल्दी से बताओ, इस लोड रेजिस्टेंस में पावर मैक्सिमम कब होगी? जब कैपिटल आर की वैल्यू किसके बराबर आए? आर के बराबर, या कैपिटल आर की वैल्यू R/2 के बराबर? कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट? फोर्थ वाला है ना, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है R/2। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। चलो बेटा, इसके बाद अब हम जरा बात कर लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। बल्ब। बल्ब के बारे में आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, सुनी होंगी। कभी आप मार्केट से बल्ब लेने गए हो? गए होंगे, जब छोटे होंगे आपके पापा मम्मी बोलते होंगे कि बेटा
बल्ब फ्यूज हो गया, नया बल्ब लेके आओ, है ना, बोलते हैं, ऐसे सबके घरों में होता है। तो बच्चों, जब आप बल्ब कभी लेके आए हो मार्केट से, तो आप दुकान वाले को क्या बोलते हो? बल्ब दे देना, सिर्फ ये बोलते हो, या इसके अलावा और भी कुछ बोलते हो कि भैया 100 वाट का बल्ब दे देना, या 60 वाट का बल्ब दे देना, या 15 वाट, कुछ ऐसा भी बोलते हो ना? तो ये 100 वाट, 60 वाट, ये सब, 60 मतलब 60 है ना, 100 वाट, 60 वाट, ये सब क्या है? ये है बल्ब की रेटिंग्स। ये चीज आपको बचपन से पता है कि अगर 100 वाट का बल्ब है और 60 वाट का बल्ब है, तो 100 वाट का बल्ब ज्यादा चमकेगा, 60 वाट का बल्ब कम चमकेगा। ये बल्ब की रेटिंग होती है, और इसको अपन और प्रिसाइजली बोलें तो ये 100 वाट, 60 वाट, ये बल्ब की रेटेड पावर कहलाती है। 60 वाट रेटेड पावर है, 100 वाट भी रेटेड पावर है। 100 वाट ज्यादा रेटेड पावर है, वो ज्यादा चमकेगा। 60 वाट कम रेटेड पावर है, वो कम चमकेगा। ठीक है। सो बेसिकली ये 60 वाट, 100 वाट क्या होता है? बल्ब की रेटेड पावर। जहां पर बल्ब मैन्युफैक्चर किया जाता है, वहां पर ये पावर के हिसाब से उनको बनाया जाता है। उनके अंदर के जो फिल्मेंट हैं, जो भी चीजें लगी होती हैं, टंगस्टन का जो मटेरियल लगा होता है, वो इस आधार पे लगाया जाता है कि उसको कितनी पावर देनी है। 100 वाट देनी है तो अलग तरह से लगाया जाएगा, 60 वाट देनी है तो अलग तरह से लगाया। कुल मिला के कोई भी जब आप बल्ब लेने जाते हो मार्केट में, तो उस बल्ब के ऊपर कुछ रेटिंग होती है, रेटेड पावर की। जैसे ही मान लो मैंने 50 वाट लिख दिया, और बल्ब का सिंबल बेटा इस तरह से ही है ना, 50 वाट इसकी क्या हो गई? रेटेड पावर हो गई। इसके अलावा एक और चीज उसके ऊपर लिखी रहती, वो है उसका रेटेड वोल्टेज। इस तरह से लिखा रहता है। नॉर्मली इंडिया में जो बल्ब आपको देखने को मिलेंगे, उनके रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट होते हैं। यूएसए में आप जाओगे तो वहां पर रेटेड वोल्टेज जो हाउस होल्ड सप्लाई में आते हैं, वो 110, 110 रेटेड वोल्टेज होते हैं। इंडिया में 220 होते हैं। मैंने एक ऐसी जनरल एग्जांपल ले लिया आपके सामने। इसमें दो पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, एक है बल्ब का रेटेड पावर और एक है बल्ब का रेटेड वोल्टेज। ठीक है, इन दोनों चीजों को मिला करके ही आपका बल्ब तैयार होगा। ठीक। बल्ब के पास क्या क्या चीजें होती देखो, एक होता है रेटेड पावर, जिसको हमने लिखा पीआरसी। ठीक है। और एक होता है रेटेड वोल्टेज, इसको लिख रहे हैं हम वीआर से। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब इनका मतलब समझना। रेटेड वोल्टेज आखिर चीज क्या है? रेटेड वोल्टेज मतलब ये हो गया कि बल्ब मैक्सिमम इतना झेल सकता है, इससे ज्यादा झेलेगा फ्यूज हो जाएगा। तो जैसे ये बल्ब मैंने लिया है, ये मैक्सिमम 100 वोल्ट झेल सकता है। 100 वोल्ट इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है झेलने की। अगर मैंने इसको ज्यादा 120, मान लो 100 वोल्ट की जगह 120 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, या 200 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, तो ये बल्ब डैमेज हो जाएगा। अगर मैंने इसको 80 वोल्ट से कनेक्ट किया, 90 वोल्ट से कनेक्ट किया, तो ये डैमेज नहीं होगा। ठीक है। तो ये बना रहेगा। और एक चीज आप ध्यान रखें, रेटेड पावर भी क्या होगा कि वो मैक्सिमम पावर होगी जब बल्ब मैक्सिमम वोल्टेज झेल रहा होगा। है ना, ये बात मैं आपको ऐसे ओरली बोल के बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, पर आप इसको ध्यान रखिए। रेटेड वोल्टेज इज द मैक्सिमम वोल्टेज अ बल्ब कैन बियर, या वो मैक्सिमम वोल्टेज जिस पर बल्ब जल सकता है। उससे ज्यादा देते ही बल्ब डैमेज हो जाएगा। मैक्सिमम वोल्टेज इज द रेटेड वोल्टेज, एंड रेटेड पावर इज दैट मैक्सिमम पावर जो कि रेटेड वोल्टेज पर बल्ब
कंज्यूम कर रहा होगा, जो बल्ब के हिस्से में रेटेड वोल्टेज पर आ रही हो, उस पावर को हम रेटेड पावर बोलते हैं। तो बच्चों जब भी आप बल्ब लेने जाएंगे तो बल्ब के ऊपर ये वाले पैरामीटर्स प्रिंटेड होते हैं, छपे हुए रहते हैं कि ये इसका रेटेड वोल्टेज है, ये इस रेटेड वोल्टेज का रेटेड पावर। ठीक है, तो रेटेड वोल्टेज रेटेड पावर बल्ब पर ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी पहले से निर्धारित की गई है कि भैया इससे ज्यादा इसको नहीं झेलवाना, ये इतना ही झेल सकता है, इससे ज्यादा झेलेगा तो ये डैमेज हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, एक पैरामीटर और होता है जिसको बोलते हैं अपन बल्ब का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, उसके लिए सिंबल क्या यूज किया अपन ने, आर बी। बी मतलब बल्ब, आर मतलब रेजिस्टेंस। और बेटा इनमें जो रिलेशन आता है देखो वो क्या आता है, रेटेड पावर इज इक्वल टू रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। क्योंकि अपन जानते हैं पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर है, तो वी स्क्वायर बाय आर से अपन ने पावर की वैल्यू कैलकुलेट करके लिख ली। रेटेड पावर कब आएगी, रेटेड वोल्टेज पर ही आएगी। ठीक है, ऑल राइट। अब यहां से इस वाली इक्वेशन से मैं बल्ब का रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकता हूं, और वो क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। अब जरा आप लोग इस वाले एग्जाम्पल के लिए बल्ब का रेजिस्टेंस निकालिए। रेटेड वोल्टेज कितना है, 100, और रेटेड पावर कितनी है, 50। तो यहां से इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर अपॉन 50 यानी 20 ओम। तो भाई मार्केट गए आप और मार्केट से 50 वॉट और 100 वोल्ट रेटेड वाला बल्ब लेके आए, है ना। मेरी बातें ध्यान से सुनना, बहुत आराम आराम से बोल रहा हूं। मार्केट से क्या लेके आए, 50 वाट और 100 रेटेड वोल्टेज वाला बल्ब लेके आए, है ना। आपने ये समझ लिया कि अच्छा ये बल्ब मैक्सिमम 200 आएगा क्या, ओके। हाँ, जो मैं कह रहा था कि आप मार्केट से 50 वॉट और 100 वोल्ट का रेटेड वाला बल्ब लेके आए, मतलब आप समझ गए कि आप एक्चुअल में मार्केट से 200 ओम का रेजिस्टेंस लेके आए, और कुछ नहीं। रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज से आपने सबसे पहले बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। तो आपने बल्ब का रेजिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया, यहाँ पर 200 ओम कैलकुलेट किया। ठीक है, तो आपने अभी तक ये बल्ब हाथ में ले रखा था, मतलब आपने 200 ओम का रेजिस्टेंस पकड़ा हुआ है। अब आप क्या कर रहे हो बच्चों, इस बल्ब को सप्लाई में कनेक्ट कर रहे हो। तो मैं काम करता हूं, ये बल्ब बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। बैटरी कितने वोल्ट की लगाई, 50 वोल्ट की बैटरी लगाई। ठीक है, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आ चुका था, 200 ओम आ चुका था। और हमने बैटरी कितने वोल्ट की लगाई है, 50 वोल्ट की लगाई है। तो जरा अब इसमें चीजें देखते हैं कि क्या क्या निकल के आती है। इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है, बहुत बेसिक से एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, अब जरा बताओ इस बल्ब के अंदर जो पावर आएगी, रेटेड पावर तो प्रिंटेड पावर होती है जो उसके ऊपर छपी हुई है। अब जो पावर आएगी उसको अपन बोल रहे हैं कंज्यूम्ड पावर, पीसी। पीसी इज द कंज्यूम्ड पावर इन दिस बल्ब। कंज्यूम्ड पावर क्या निकल के आएगी, कंज्यूम्ड पावर विल कम आउट applied voltage का square upon resistance of the bulb. Now what is applied voltage? Applied voltage is the voltage जो आपने externally apply किया है, और आपने externally apply कितना किया है, 50 वोल्ट किया है। So consumed power will come out
50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12.5 वॉट आ जाएगी। अब जरा यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजों में परिवर्तन आ रहा है। जब आप मार्केट से बल्ब लेके आए थे तो उसके ऊपर कुछ प्रिंटेड पैरामीटर्स थे, तो आप इन प्रिंटेड पैरामीटर्स को बोल सकते हो बच्चों बल्ब के अंदर की बात है। कौन कौन सी अंदर की बात है? 50 वॉट, 100 वोल्ट अंदर की बात है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है निर्धारित की, इससे ज्यादा नहीं झेल सकता। उन वैल्यूज की सहायता से आपने सबसे पहले क्या निकाल लिया? बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लिया। वो कितना हो गया? 200 ओम हो गया। नाउ जस्ट कि आपने इस बल्ब को एक 50 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, तो ये बल्ब को आपने 50 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब ये 50 वोल्ट आपका बाहर की बात है, ये एक्सटर्नल सप्लाई है, जिसको हमने अप्लाइड वोल्टेज नाम दिया, बाहर से अप्लाई किया है। ठीक है, अब मैं जब ये समझ चुका था कि ये बल्ब लाया हूं मतलब मैं 200 ओम का रेजिस्टेंस लाया हूं, तो बल्ब को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? उसके रेजिस्टेंस। बल्ब को उसके रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते ही यहाँ पर आ गया 200 ओम का रेजिस्टेंस, एंड 200 ओम का रेजिस्टेंस ये आया, तो उसके बाद आप अब इसके अंदर पावर कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो पावर इसके पास आएगी वो आएगी 12.5। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ 50 वोल्ट की जगह 150 वोल्ट लगाता तो पावर कितनी आती? कम आती या ज्यादा आती? मुझे जल्दी से आंसर चाहिए आपका, बस ये लास्ट चीज है। वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर सही आया, जैसे अभय प्रताप सिंह का आंसर आया सही। हाँ भाई, अब मैंने कमेंट को पब्लिक कर दिया है। अगर मैं 50 की जगह 150 वोल्ट लगाता तो क्या होता? पावर कम आती ज्यादा आती? ऊपर यहाँ 150 का स्क्वायर करता। हाँ भाई, मैक्सिमम कितना झेल सकता है बल्ब? 100 वोल्ट झेल सकता है, बोला था ना। 150 झेल ही नहीं पाएगा। चलो बच्चों, अब कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक चीज ध्यान रखना कि बल्ब का मतलब रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, चलो भाई, बाकी की बातें हम अगली क्लास में करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, मॉड्यूल साथ में लेकर के बैठना। क्या ये मैं आपको नोट्स सेंड करूं, ऐसा चाहते हो आप? ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल। ठीक है, क्वेश्चंस करते रहो यार, देखो है ना, कल मैं बल्ब वाला आर्टिकल पूरा करवा दूंगा, उसके बाद फिर मेजरिंग डिवाइस पढ़ेंगे। बाय।